नमस्कार, मैं सुनील आप सभी का एजुकेशन प्रभाव यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं फिर से उपस्थित हूं आपकी कक्षा में, जिसमें कि यूजीसी नेट के द्वारा दिया गया सिलेबस में उसमें एक आता है अनुदेशनात्मक अभिकल्प अर्थात इंस्ट्रक्शनल डिजाइन। ये इंस्ट्रक्शनल डिजाइन अर्थात अनुदेशनात्मक अभिकल्प या अनुदेशनात्मक रूपरेखा भी इसको कहते हैं। ये क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, कितने प्रकार हैं, ये संपूर्ण रूप से होते क्या हैं, ये सारी चीज़ों को हम आज डिस्कशन करेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। और एक चीज़ हम आपसे कहना चाहेंगे कि जब आप देखते हैं तो हम चूँकि आपके लिए वीडियो बनाते हैं और बहुत सारे रिसर्च करके बहुत सारे अध्ययन के पश्चात हम आपके पास आते हैं, तो एक लाइक तो बनता है। आप देख करके और सीधे चले जाते हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक अवश्य कीजिए, कमेंट अवश्य कीजिए। तो हम सीधे आते हैं अपने मुद्दे पर, जो कि अनुदेशनात्मक अभिकल्प अर्थात जो इंस्ट्रक्शनल डिजाइन है, हम उसको किसको कहते हैं। तो दरअसल एक साइकोलॉजिस्ट हुए हैं, वो कौन है, अनबिन। एक मनोवैज्ञानिक हुए हैं। उनका कहना था, ये 1950 के आसपास इन्होंने ये दिया है। इनका कहना था कि अभी जो अनुदेशनात्मक तकनीकी है वो होता दरअसल ये है, एक प्रकार की प्रणाली होती है और इसमें वो सारी चीज़ें सम्मिलित होती हैं जो कि आधुनिकी पद्धति अर्थात शिक्षा की जो आधुनिकी पद्धति है, उसमें जितने भी प्रकार के साधन, जितने भी प्रकार के वातावरण, जितनी भी अलग अलग प्रकार की परिस्थितियों का सामना हम करते हैं और या फिर साधन के रूप में प्रयोग करते हैं, आधुनिकी शिक्षा पद्धति के रूप में हम प्रयोग करते हैं, वो सारी चीज़ें इन अनुदेशनात्मक अभिकल्प में समाहित होते हैं। दरअसल थोड़ा सा आपको अल्टर लगा होगा। अब ये होता दरअसल ये है कि जितने भी, चाहे हम मीडिया को अगर हम इससे जोड़ दें, अगर हम तकनीकी को हम इससे जोड़ दें, अगर हम प्रबंधन को इससे जोड़ दें, अगर हम कार्डबोर्ड को इससे जोड़ दें, अगर ये चौक और डस्टर को हम इससे जोड़ दें, अगर हम ये यूट्यूब को इससे जोड़ दें अर्थात सोशल मीडिया को जोड़ दें, अर्थात जितने भी प्रकार के आज के समय में आधुनिकी पद्धतियां हैं, प्रोजेक्टर को हम जोड़ दें या अन्य प्रकार के जो स्लाइड होते हैं उसको हम जोड़ दें, जो कि शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ और सुगम तथा सरल बनाने में बहुत ही महती भूमिका निभाती है। उन सारी प्रक्रिया, सारे प्रक्रम, सारे उस प्रकार के वातावरण, सारी उस प्रकार की परिस्थितियां, सारी चीज़ें इस अनुदेशनात्मक अभिकल्प में समाहित होते हैं अर्थात इंस्ट्रक्शनल डिजाइन में समाहित होते हैं। अभी इस उद्देश्य से ये जो अनुदेशनात्मक अभिकल्प है, इसको हम 3 आयाम में बांट देते हैं या 3 प्रकार में हम इसको बांट देते हैं। जब हम इसको 3 प्रकार में या 3 आयाम में बांट देते हैं तो पहला आ जाता है आपका प्रणाली मनोविज्ञान, दूसरा प्रशिक्षण मनोविज्ञान और तीसरा संप्रेषण या उसको हम पृष्ठपोषण मनोविज्ञान भी कहते हैं। अर्थात इसको हम सिस्टम साइकोलॉजी कहते हैं, ट्रेनिंग साइकोलॉजी और साइबरनेटिक साइकोलॉजी। दरअसल क्या है ये, तो अगर हम इन तीनों को देखेंगे, ये जो तीनों आप देख रहे हैं, ये तीनों आपस में एक दूसरे के पूरक माने जाते हैं अर्थात एक दूसरे से जुड़ाव की स्थिति में होते हैं। मतलब हम एक को जोड़ेंगे तो दूसरे को भी जोड़ना पड़ेगा, तीसरे को भी जोड़ना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें मिल करके एक बेहतर शैक्षणिक व्यवस्था या एक बेहतर शैक्षणिक विभाग को क्या करता है, जोड़ता है। या जब हम जिस प्रकार से सारी चीज़ों को मिलाकर, जैसे सारी चीज़ों को मिला करके जब हम एक प्रयोग पर पहुंचते हैं जिसके माध्यम से हम किसी भी शैक्षणिक व्यवस्था को अत्यंत सरल बना देते हैं, अत्यंत रुचिकर बना देते हैं या वो समझने के लायक बना देते हैं, अर्थात हम अधिगम करवा पाने में समर्थ हो जाते हैं, वो सारी चीज़ें या सारे प्रक्रम आपस में जुड़े होते हैं और उन्हीं जुड़ी हुई चीज़ों को
जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं वो तीनों में आ जाते हैं, अर्थात प्रणाली मनोविज्ञान, प्रशिक्षण और संप्रेषण या पृष्ठपोषण मनोविज्ञान में। अब हम इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो जैसे मैंने कहा कि एक दूसरे के पूरक होते हैं, तो जब एक दूसरे के पूरक होते हैं तो खास करके आप जब ये प्रणाली मनोविज्ञान को देखेंगे तो प्रणाली मनोविज्ञान का जो एक दूसरा नाम है प्रणाली विश्लेषण भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रणाली विश्लेषण, जिसको कि हम सिस्टम एनालिसिस भी कहते हैं। दरअसल एक लाइन में हम आपको बता देते हैं कि मुख्य रूप से क्या होता है, उसके बाद हम आपको बताएंगे। अगर ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी समस्या होती है तो समस्या जब होती है तो हम क्या करते हैं, उस समस्या को पहले खोजते हैं कि ये जो समस्या आ रही है इसके कारण क्या हैं। क्योंकि आप दरअसल आज के समय में देखेंगे कि बहुत सारे डॉक्टर इस प्रकार के वो दवा का प्रयोग करते हैं या दवा देते हैं, हम हर के बारे में नहीं कह रहे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर ऐसे करते हैं जो कि आपके वो जो समस्या है, आपकी जो समस्या है उसके कारणों का पता नहीं लगा करके सीधे आपको दवा दे देते हैं जिससे कि वो आपका बैठ जाता है, लेकिन वो छूटता नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कारण को नहीं जाना, उन्होंने कारण को नहीं ढूंढा। तो किसी भी प्रक्रम में, किसी भी संस्थागत चीज़ों में या किसी भी चीज़ों में, सिस्टम में, जब हम कोई भी समस्याएं आ रही हैं तो जब हम उसके कारणों का पता लगाते हैं, कारणों को खोजते हैं, तो हम बेहतर उसका क्या कर सकते हैं, तो कारण का समाधान कर सकते हैं। तो मुख्य रूप से अगर हम देखेंगे तो इसमें हम कारण को खोजने का प्रयास करते हैं। अर्थात ऐसे हम कह सकते हैं कि कोई एक संस्था है, कोई एक संस्था है, अब ये एक संस्था है, इसमें एक क्या है, ये एक इस संस्था के संपूर्ण रूप से इंचार्ज हैं। अब ये संस्था के जो इंचार्ज हैं, तो इस संस्था के इंचार्ज के रूप में ये जो संस्था है उसको विकास कर पाने में असमर्थ रहते हैं। अब असमर्थ रहते हैं, और या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कर्मचारियों के बीच मतभेद, या कर्मचारी और जो प्रधान हैं उनके बीच मतभेद, या संस्था में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के विकट समस्याएं चल रही हैं, तो उन चीज़ों को हम ये देखने का प्रयास करते हैं, इसमें किसमें, तो प्रणाली विश्लेषण में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि दरअसल ये समस्याएं आ कहाँ से रही हैं, इसके कारण कहाँ हैं। कारण या तो संस्था के प्रधान हो सकते हैं, संस्था के कर्मचारी हो सकते हैं, उसकी लचर व्यवस्था हो सकती है, उसकी लचर सोच हो सकती है, उसके काम करने का तरीका हो सकता है, वो बिल्कुल आलसी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, वो जी चुराने में वो ज़्यादा महारत हासिल कर सकते हैं। मतलब क्या कारण हो सकते हैं आखिर। तो दरअसल हम ये जो कारण का पता लगाते हैं, कारणों को जब हम ढूंढने का प्रयास करते हैं, तभी एग्जैक्ट हम उन चीज़ों का समाधान कर पाने में समर्थ होते हैं। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो जब हम प्रणाली विश्लेषण का अध्ययन करते हैं तो ये सबसे पहले हम ये जानें कि प्रणाली विश्लेषण दरअसल जो आया था वो द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास आया था। तो मुख्य रूप से इसमें सेना को सचर बनाने के लिए, उद्योगों को प्रभावशाली बनाने के लिए, व्यापार को तथ्यगत लाभ पहुंचाने के लिए, ये मुख्य रूप से इन चीज़ों के लिए आया था। लेकिन उसका जब यूटिलाइज बहुत बेहतर ढंग से हो जाने लगा तो उसके बाद ये शिक्षा में भी इसको लाया गया ताकि शिक्षा की व्यवस्था को भी सचर बनाया जा सके। तो मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे तो इन चीज़ों में, इस प्रणाली विश्लेषण के दौरान हम ज़्यादा सैद्धांतिक पक्ष को, किसको, तो ये सैद्धांतिक पक्ष को हम बहुत ज़्यादा नहीं प्रश्रय देते हैं कि ये सैद्धांतिक पक्ष क्या है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, किस प्रकार का सिद्धांत कहता है, किस प्रकार का नियम कहता है, किस प्रकार का ये कहता है, किस प्रकार का कानून कहता है, उसको बहुत ज़्यादा प्रश्रय हम नहीं देते हैं। क्या देते हैं प्रश्रय, तो व्यावहारिक पक्ष को। व्यावहारिक पक्ष को हम क्या करते हैं, तो ज़्यादा प्रश्रय देते हैं। अर्थात
अरे भैया, जब आप एक संस्था चलाएंगे तो केवल आपको सैद्धांतिक पक्ष को लेकर के कोई भी संस्था बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती है। एक व्यावहारिक पक्ष होता है जिसको लेकर के आप चलेंगे। सैद्धांतिक के साथ साथ जब आप व्यावहारिक पक्षों को भी साथ में लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली वो सिद्धांत पक्ष भी रह जाएगा, उसकी भी मतलब एक मानक वो उसका भी रह जाएगा, और व्यावहारिक पक्ष के साथ आपकी संस्था बहुत तेजी से विकास कर पाएगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं मुख्य रूप से कि इसमें हम डायग्नोस करने का प्रयास करते हैं। प्रणाली विश्लेषण में हम एक शब्द में नहीं कह सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम देखेंगे, क्योंकि कोई भी चीज़ें जो घटित हो रही हैं तो उसमें क्या दिक्कतें हैं, क्या खूबियां हैं, कहाँ पर समस्याएं आ रही हैं, कौन से कारण हैं, उन चीज़ों का पता लगा करके हम उन चीज़ों को व्यावहारिक रूप में धरातल पर लाने का प्रयास करते हैं, जिससे कि सिस्टम जो है वो अपने क्या करें तो विकास की गति को प्राप्त करें। उसके कारण हम इसको लाते हैं। अब हम आते हैं प्रशिक्षण मनोविज्ञान पर। तो जब हम यहाँ पर कारण का मैंने पता लगा लिया, उसके बाद आता है प्रशिक्षण मनोविज्ञान अर्थात ट्रेनिंग साइकोलॉजी। अब ये ट्रेनिंग साइकोलॉजी में हम क्या करते हैं कि सैद्धांतिक पक्ष को ज़्यादा फोकस में लाते हैं। सैद्धांतिक पक्ष को हम ज़्यादा फोकस में लाते हैं। हमें कारण का पता चल गया कि नहीं, बीएड करने से क्या होगा तो शिक्षक बनने की कड़ी में एक और ज़्यादा आगे कदम हम बढ़ा लेंगे। अर्थात इसीलिए हम करते हैं, जब हम कोई भी अलग अलग प्रकार के विषय से जब हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो ग्रेजुएशन के बाद हम क्या करते हैं, बीएड कर लेते हैं। बीएड क्यों करते हैं? क्योंकि उन चीज़ों को हम प्रशिक्षित हो जाने के लिए, अर्थात उन चीज़ों का हमें नॉलेज हो जाए कि हम किस प्रकार से ट्रांसफ़र करेंगे। हम ज्ञान को यहाँ पर नहीं लेते हैं, ज्ञान तो हमें बहुत पहले से हमने अलग अलग विषयों में हमने लिया है, लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से हमें जो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जो छात्रों के सामने प्रकट करना है, बहुत सारी समस्याएं वहाँ पर आ सकती है। एकाएक जब समस्याएं आ जाएंगी तो हम निवारण कैसे करेंगे? इसीलिए वहाँ पर साइकोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर दर्शन शास्त्र का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है, वहाँ पर स्कूल मैनेजमेंट का प्रयोग किया जाता है, विभिन्न पक्षों का प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि जब हमारे पास जो तथ्यगत चीज़ें हैं, एकाएक हमारे पास समस्या आ गई तो हम उससे निपटने का जब हम प्रशिक्षण ही नहीं लेंगे तो कैसे निपटेंगे? तब तो हम धाराशायी हो जाएंगे। इसके कारण से हम क्या करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कह सकते हैं कि जब हम कारण यहाँ पर जान लिए तो कारण जान लेने के बाद हम प्रशिक्षण लेते हैं वहाँ पर, अर्थात उन व्यावहारिक पक्षों को जोड़ने का प्रयास करते हैं कि किस किस प्रकार से क्या क्या करने के पश्चात हम उन समाधान को मिटा पाने में या समाधान कर पाने में, उस समस्या का समाधान कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। उसके कारण से हम यहाँ पर, तो आप ऐसा मान लीजिए कि जो प्रणाली मनोविज्ञान हो गया वो आपका एक सिंपल क्या हुआ, ये ग्रेजुएट, एक सिंपल ग्रेजुएट हो गया। अब यहाँ पर जब आप प्रशिक्षण मनोविज्ञान लिए तो आप समझिए कि आपने क्या कर लिया, बीएड कर लिया। अब जब बीएड कर लिया तो यहाँ आप क्या करेंगे, क्लास लेंगे कि नहीं लेंगे? क्लास लेंगे। जब क्लास लेंगे तो यहाँ पर आप क्लास लेंगे, अर्थात हमने प्रशिक्षण प्राप्त किया है, अर्थात जो भी समस्याएं थीं हमने उसका प्रशिक्षण ले लिया है। तो प्रशिक्षण प्राप्त, अब हम एकदम से ट्रेनर हो गए हैं, अर्थात हम ट्रेंड हो गए हैं। जब आप प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं तो क्या कहलाते हैं, ट्रेंड कहलाते हैं। तो आप ट्रेंड हो चुके हैं। तो ट्रेंड होने के पश्चात आप जब क्लास में जाते हैं तो वहाँ पर क्या करते हैं, एक प्रकार के कलाकार आप होते हैं। आप कला ही तो प्रदर्शित करते हैं। पढ़ाना क्या है भैया, कला है। तो उन चीज़ों में जब हम यहाँ पर क्लास लेते हैं तो विभिन्न तरीके से, जब आप शुरुआत में जाएंगे तो थोड़ा सा ढीले ढीले रहेंगे, आपको समस्याएं आएंगी बहुत सारी चीज़ों को। तो जब आप फेस करेंगे तो धीरे 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 क्या होगा,
तो आपको खुद लगेगा कि हम कहाँ पर गलती कर रहे हैं, कहाँ पर हमें सुधार की ज़रूरत है। या फिर आपको जो छात्र होंगे वहाँ से भी आपको फीडबैक मिल जाएगा कि सर यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे है, वहाँ पर ऐसा होना चाहिए, इस प्रकार से ऐसा करना चाहिए, उस प्रकार से वैसा करना चाहिए। इन सारी चीज़ों को और आपका खुद भी अनुभव काम करेगा, जो कि आप दो चार क्लास जब आप लेंगे तो आपका खुद भी अनुभव काम करेगा कि नहीं, इस प्रकार से नहीं, यहाँ पर हमें ऐसा करना चाहिए, वहाँ पर हमें ऐसा करना चाहिए। तो उन चीज़ों को देखने के पश्चात आपका ये जो संप्रेषण, वहाँ पर जाकर के आप संप्रेषित करते हैं, छात्र के साथ संप्रेषण करते हैं, और जब संप्रेषण करते हैं तो उसके साथ आपका पृष्ठपोषण खुद भी, अर्थात आप स्वयं से, कई बार आप स्वयं से मैक्सिमम टाइम आप स्वयं से उन चीज़ों को कि क्या गलतियां हुई, क्या सुधार करना चाहिए, अर्थात स्वयं में खुद से आप जब नियंत्रित होने की कला को सीख लेते हैं, वही तो क्या है, पृष्ठपोषण है। तो कई बार आपको सामने से भी फीडबैक मिलता है और कई बार आप खुद से फीडबैक लेते हैं कि मैंने कहाँ पर गलती की। तो इन सारी चीज़ों को समाहित करने में वो प्रदा का काम करता है। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर मैंने लिखा था कि ये अदा अर्थात इनपुट, जब हम यहाँ पर कारण ढूंढे कि भैया समस्याएं कहाँ पर आ रही हैं, तो ये इनपुट हो गया। अब बीएड मैंने किया तो उस कारण को कि नहीं, अगर मुझे शिक्षक बनना है भैया तो मुझे बीएड करना पड़ेगा। तो प्रोसेस में आए, हमने प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया। तो प्रशिक्षण जो प्राप्त कर लिया वो प्रक्रिया हो गई, और प्रक्रिया के पश्चात अब आउटकम हमें लेने के लिए, हमें खुद को नियंत्रित करने के लिए, जब हम शिक्षक बन गए तो खुद को नियंत्रित करने के लिए क्लास में हम गए और खुद में पहले तो थोड़ा बहुत अनियंत्रित थे, लेकिन लगातार क्लास जब लेने लगे तो हम नियंत्रण भी खुद से ही होने लगे। तो अर्थात स्वयं से ही जब हमें पृष्ठपोषित हम खुद होने लगे तो उसी को हम क्या कहते हैं, संप्रेषण, या उसको साइबरनेटिक साइकोलॉजी भी कहते हैं इसको। हालांकि जो इसको यूनानी भाषा में इसको काइबरनेटिक कहा गया था, काइबरनेटिक साइकोलॉजी कहा गया था, जिसका अर्थ होता है शासन करना। अर्थात यहाँ पर हम आकर के क्लास में क्या करते हैं, क्लास को प्रबंधित भी तो करते हैं, कक्षा प्रबंधन भी तो बहुत बड़ी चीज़ है। तो हम कक्षा को प्रबंधन करते हैं, कक्षा में बताने का काम करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं, उसको सुगम, अर्थात ये सारे जो प्रोसेस है कुल मिला के आप ऐसा कह सकते हैं कि जितने भी आधुनिकी पद्धति है उसमें जितने भी शिक्षा को सरल बनाने के लिए हम उपयोगिता में लाते हैं या उपयोग में लाते हैं, वो सारी जो प्रक्रिया है, सारे जो अभिकल्प हैं, उसी को हम अनुदेशनात्मक अभिकल्प के नाम से जानते हैं। तो मुझे लगता है कि आप बेहतर ढंग से यहाँ पर जाने होंगे, और इसी प्रकार से पढ़ने के लिए आप एजुकेशन प्रवाह यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।